इसमें सब अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं। और देखो मेरी कोई चैनल मोनेटाइज तो है नहीं जहाँ मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, जितना बढ़िया बढ़िया कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अच्छी चीज़ है इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ, ठीक है ना। और सभी मॉसफेट जो इन्वर्टर सर्किट में पहले भी बताया था, इन्वर्टर में एन चैनल, यार फिर से वही बात। हे देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसको डिसमेंटल करूँगा फिर से। और मेरे को पता है मैंने पहले भी ये करके दिखाया था लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। एंड यूट्यूब पे भी इतनी वीडियो नहीं है जो इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है। तो मैं ना इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसके सर्किट को कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ईच कंपोनेंट्स क्या वर्क करते हैं, ठीक है। मैं सीधा ही इसको डिसमेंटल करना शुरू करता हूँ अब। और इस बार पूरी कोशिश है वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम लैप्स में एंजॉय करो। तो गाइस इन्वर्टर हमने खोल दिया है, ठीक है। स्क्रूज जो है अनस्क्रू कर दिए सारे स्क्रूज। एंड अब ये प्लेट जो है स्लाइड होती है, इसको स्लाइड करेंगे ऐसे, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये सर्किट है। अब जल्दी से सारा ये पीसीबी बोर्ड और ये कंपोनेंट्स जो है हम निकालते हैं बाहर, ठीक है। उसके लिए 3 स्क्रूज ये हैं, 1 2 3, अरे सॉरी और 2 स्क्रूज ये हैं, ठीक है। तो गाइस जो स्क्रूज हैं हम यहाँ से भी खोल दिए, पूरे अनस्क्रू कर दिया और यहाँ से भी खोल चुके हैं। हम बाहर निकालते हैं इसको। उसके लिए हल्का से इसको ऐसे करो स्ट्रेच एंड ये आ जाएगा बाहर, ओके ठीक है। एंड ये जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये थर्मल पैड है। जैसे कि आपको पता है सर्किट का जो वोटेज है 1000 वॉट है ना पीक पावर, और कंटिन्यूस पावर 500 वॉट है। तो गाइस इसके लिए थर्मल पैड लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि ये ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं मॉसफेट। और यहाँ पे भी है एक थर्मल पैड है ये। तो ये रहा सर्किट। बाकी यहाँ पे गाइस चीज़ें जो हैं सोल्डर की हुई हैं, ठीक है। इसका एसी आउटपुट सॉकेट है जो वोल्ट सोल्डर किया हुआ है। एंड टर्मिनल्स ऑफ कोर्स निकल ही जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे समझा सकता था तो ऐसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। एंड बाकी मैंने हीट जो डिसिपेशन होता है इसमें ना, उसका मैंने अच्छी तरह से वीडियो के एंड में समझाया हुआ है, तो कृपया आप वीडियो पूरी देखें। अब गाइस मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ भी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ईच कंपोनेंट क्या वर्क करता है, ठीक है ना। तो गाइस इस सर्किट को मैं इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने एंड अपना टाइम बच जाए और आपको समझ भी अच्छी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले मॉसफेट से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ से ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके सब कंपोनेंट्स को मैं आपको बताऊँगा क्या क्या कंपोनेंट्स का क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3205, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 740, ठीक है। यहाँ पे 4 मॉसफेट लगे हैं, 740 लिखा है। और यहाँ पे 6 मॉसफेट और यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे 3205 हैं और यहाँ पे 3205 है। तो एक्चुअली कंपनी ने किया गया है प्लेट के हिसाब से यहाँ पे 3205 मॉसफेट लगना था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना पहले से इस सर्किट को मॉडिफाई किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 3205 की जगह, ठीक है, 4 110 एन वाले मॉसफेट यूज़ किए हैं। 2 150 एन वाले इन्होंने मॉसफेट यूज़ किए हुए हैं। और जहाँ पे 740 नंबर लगना है वहाँ पे 13N50 वाले इन्होंने मॉसफेट यूज़ किए हुए हैं। इनको हम ऐसे समझते हैं, जो IRF 740 वाले जो मॉसफेट होते हैं वो सिर्फ 10 एम्पेयर और 400 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। उनकी जगह इन्होंने 13N50 वाले जो मॉसफेट यूज़ किए हैं वो मिनिमम 7.9 एम्पियर टू मैक्सिमम 12.5 एम्पियर तक ऑपरेट कर सकते हैं। और उनका वोल्टेज इनका वोल्टेज 500 वोल्ट है, ठीक है।
ये 500 वोल्ट तक सह सकते हैं। उसके बाद जो ये जो है 3205 वाले जो है ना, अगर समझ लो यहाँ पे 3205 लगे हैं, तो 3205 वाले जो होते हैं वो सिर्फ 55 वोल्ट तक और 110 एम्पेयर तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी थ्योरी अलग है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे चार है ना, जो चार हैं, चार मॉसफेट 110 एन वाले यूज़ किए हैं, और 110 एन वाले जो हैं 80 एम्पेयर टू 120 एम्पेयर तक एम्पेयर सह सकते हैं और 500 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये दो वाले हैं ना, ये जो ये एक दो, ये खाली ये ही 150 वाले लगे हुए हैं, दो ही यूज़ किए हैं इन्होंने यहाँ पे। ये 120 एम्पेयर तक और 30 वोल्ट तक सह सकते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या आता है, अब मैं वर्किंग बताता हूँ। जो ये है ना 3205 वाले, ये हाई स्पीड लोड स्विचिंग में काम आते हैं, ठीक है। और जो 740 वाले होते हैं IRF 740, वो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज लोड के लिए काम आते हैं। ये हाई सेल डेंसिटी वाले होते हैं, ये जो 150 एन वाले हैं ना, ये हाई सेल डेंसिटी वाले होते हैं, और इनका RDS ऑन गेट चार्ज बढ़िया होता है और फास्ट स्विचिंग वाले होते हैं ये, ठीक है ना। और अगर हम इनकी बात करें 110 एन वालों की, ये जो होते हैं ना हाई स्पीड लोड स्विचिंग के काम आते हैं, ठीक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी ने बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ इस PCB बोर्ड को डिज़ाइन किया है। नंबरिंग का मतलब ये है कि जो ये 13N50 वाले और 150 एन वाले और 110 एन वाले जो है मॉसफेट आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मिल जाते हैं, कभी कभी शॉर्टेज रहती है। तो आप 3205 वाले, इनका पूरा नाम है वैसे IRF 3205, ठीक है, 3205। और इधर जो 740 वाले हैं, इनका नाम पूरा है IRF 740, ठीक है। तो अगर ये बाय द वे इनमें से कोई भी मॉसफेट ख़राब होता है ना, कोई भी मॉसफेट ख़राब होता है, तो आप 3205 वाले लगा सकते हो और 740 वाले लगा सकते हो। में N चैनल वाले ही मॉसफेट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए नंबर जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। बस जो 150 एन वाले हैं वो गेट चार्ज और थोड़ा फास्ट स्विचिंग करने के लिए बनाया है। अब पहले भी बता चुका, लेकिन फिर बताऊंगा। 3205 वाले सिर्फ 55 वोल्ट तक और 110 एम्पेयर तक ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो 110 एन वाले हैं ना, ये 110 एन वाले, ये मिनिमम 80 टू 120 एम्पेयर तक और 500 वोल्ट तक सह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 150 एन वाले पे आते हैं, ये जो हैं ये भी 120 एम्पेयर तक और 30 वोल्ट तक सह सकते हैं। 30 वोल्ट इसलिए क्योंकि फिर गेट चार्ज इम्प्रूव किया है और इसकी स्विचिंग थोड़ी फास्ट होती है। तो ठीक है, बाय द वे मैं इनका नंबर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो, फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 110N 8FS। बाकी मैं इनके सब के नाम अच्छी तरह से और क्वांटिटी सब सर्किट की जो जितने भी यूज़ हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, और आप देखना मत भूलिएगा। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 740 वाले लगने थे, लेकिन इन्होंने 13N50 वाले लगाए हैं। तो गाइस ये इसलिए लगाए हैं कि बाय द वे अगर इनमें से कोई भी ख़राब होता है ना, तो आपको नहीं मिल रहा, तो आप 3205 वाले लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ये, ठीक है। और अगर ये नहीं मिल रहे, ठीक है, हाई करंट फ्लो वाले, तो इनकी जगह IRF 740 लगा सकते हो आप। तो ये कंपनी ने पहले से मॉडिफाई किया है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बहुत, मैं तो कहूँगा मटेरियल अच्छा यूज़ किया है, तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे भी यार देखो, मैं इतना तो गारंटी देता हूँ भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। कैसे ख़राब होगा वो मैं एंड में बताऊँगा, पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। उनके बाद ये जो है ना, ये फ्यूज़ हैं, तो पहले भी बताया था, लेकिन फिर सुनिए। 40 एम्पेयर के 2 फ्यूज़ हैं। इनका क्या किया है कंपनी ने, ये जो अब रेड वायर आ रही है ना यहाँ पे, ये देखिए टर्मिनल जो है पॉजिटिव, इनको सीधा इधर से कनेक्ट किया। यानी कि जब हम सप्लाई देंगे तो इसके थ्रू फिर यहाँ फ्यूज़ से होके जाएगी। ये देखना, अब इनको मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए, ये सोल्डरिंग की हुई है पॉजिटिव वायर की, उसके साथ ही में फ्यूज़ की सोल्डरिंग की हुई है, ठीक है ना। ये देखिए इनके साथ ही में है, ये देखिए इधर से सीधा करंट होके जाएगा आगे को सर्किट में, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट ये है कि कहीं अगर शॉर्ट सर्किट होता है PCB बोर्ड में ना, तो हमारा फ्यूज़ उड़ जाएंगे, हमारे सर्किट ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है।
अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है इसमें यार। खाली ऐसे ही इन्होंने सर्किट नहीं बना दिया कि मैं वैसे बता रहा हूँ आपको भी ऐसे ही इतना कुछ चला देता, कुछ इसमें है तो ही चलाता है ना ये। और वायर जो है उनकी गेज भी बहुत अच्छी है यार, क्वालिटी अच्छी है और कॉपर वायरिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दी हुई कॉपर वायरिंग, लेकिन जहाँ पे चाहिए थी उन्होंने कंपनी ने दी हुई है। उसके बाद हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो 3300 UF के यहाँ पे दो लगे हैं जो 25 वोल्ट के हैं, ठीक है, कैपेसिटर फिल्टर। और एक यहाँ पे सेंटर में हमको मिल जाएगा 16 वोल्ट का जो 2200 UF का है, ठीक है। उसके बाद 100 UF का यहाँ पे एक लगा हुआ है, ठीक है, एक 100 UF का लगा हुआ है। एंड उसके बाद हम रेसिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10K रेसिस्टर का यूज़ किया है, फिर 1K रेसिस्टर का भी यूज़ किया है, 4.7K का भी यूज़ किया है, 200K का भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड और SMD कंपोनेंट्स में यूज़ हुए हैं, लेकिन वो इस प्लेट में है। धीरे धीरे हम कवर करते हैं सब, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सब मेंशन कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये जो रेसिस्टर है ना, ये 0.2 ओम्स का रेसिस्टर है और 3 वॉट का रेसिस्टर है। इसका काम सिर्फ इतना है कि इसने SMD कंपोनेंट्स को सेंस करना है, बस ये इनको ही सेंस करेगा, सिग्नल देगा, बस और कुछ नहीं इसने करना। 3 वॉट का है वैसे ये, ठीक है। उसके बाद हम डायोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है, इनके डायोड का नंबर है, यहाँ पे लिखा भी है वैसे UF5404। अब मैं ये बताता हूँ ये किस प्रकार के डायोड होते हैं। तो मात्र जो 4 डायोड यूज़ किए हैं ना जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ये हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ किए हुए हैं। और ये सिंगल डायोड 3 एम्पेयर का होता है और ये 400 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और उसके साथ ही इन्होंने 450 वोल्ट का 22 UF का कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है ना। एंड इसको कहते हैं, इसमें बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ ये फिल्म कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो है बस फिल्टरिंग के लिए यूज़ किया है एंड DC ब्लॉकिंग के लिए, ऑसिलेटिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लगभग कैपेसिटर हमने कवर कर दिए हैं। अब इस पे आते हैं। तो गाइस ये जो है ना, ये जो प्लेट देख रहे हो आप, ठीक है, ये प्लेट जो है इसका यूज़ किया हुआ है इस USB पोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसी से ही USB पोर्ट को ऑपरेट किया जाता है और इसको ही पावर मिलती है 5 वोल्ट। अब दिखाता हूँ कैसे 5 वोल्ट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये है, पास से दिखाता हूँ, ये है इंडक्टर, ठीक है। इस पर इंडक्टर लगा है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये इस पर। एंड देखो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी समझ लग जाए आपको और वीडियो लंबी ना बने। तो ये जो IC है ना, ये जो IC है, ये देखो IC का प्रॉपर नंबर तो इस पर नहीं लगा, लेकिन जो ये होती है ये सीरियल ब्रिज के लिए होती है ये IC, ठीक है। यानी कि अगर हम मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज करेंगे इससे तो यही सेंस करता है, ठीक है। यही वोल्टेज मतलब कि रेगुलेट करेगा, इसी की वजह से सीरियल ब्रिज बनता है और फिर USB चार्जिंग पोर्ट जो है काम करती है, ठीक है। बस उसके साथ ही इन्होंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं ये वाले, इसके साथ जो है 470 UF का कैपेसिटर है छोटा सा, और ये 10 वोल्ट का है, ठीक है। उसके साथ ये जो है ना, ये 100 UF का कैपेसिटर है ये वाला, और ये 35 वोल्ट का है। वैसे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत यार इनमें जगह कम है, ऐसी तरह दिखा भी नहीं होता। और ये जो इंडक्टर लगाया है ना, ये एक्चुअली जब करंट पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, जब फ्लक्चुएशन करंट करता है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है ये मेन, ठीक है। इस डायोड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ये डायोड लगा है, ठीक है। इसका नंबर है FR107, ठीक है। और ये AC to DC कन्वर्ट करने के लिए लगाया गया है ये वाला जो डायोड है। ये देखो एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। बाकी मेंशन मैं कर दूंगा सब कुछ। और यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसका नाम है, नंबर तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे HER205। ये भी रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये भी 400 वोल्ट तक सह लेता है, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, और 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पे हैं। वायर साइड करता हूँ यार, साइड करते हैं वायर को।
तो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो बस इसका काम यही है, इसने एम्पलीफिकेशन देनी है, एम्पलीफिकेशन करना है, ठीक है इसको। जैसे कि आपको पता है ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये एक तरह से इस सर्किट का स्विच ही एक्ट करता है ये, ठीक है। तो इसको बस एम्पलीफाई करेगा, स्विचिंग करेगा इसकी, ताकि यूएसबी काम करे। बस पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये काम है, इन्होंने जो वीक सिग्नल आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल करके एम्पलीफाई करना है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये बस इतना ही काम है इसका। बाकी अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर पर गाइस। तो ये है, रियल नेम इसका होता है सेंटर टैपेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज वैसे लिखी भी है 12 वोल्ट टू 220, 230 या 240 यही बना के देता है। तो सेंटर टैपेड ट्रांसफार्मर होता है ये, ठीक है। एंड उसके बाद अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो इनको निकालते हैं। देखो गाइस, जो निकालने वाला था मैं पहली वीडियो में निकाला था, इसमें मेरे को इतनी ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि इसे ऐसे ही एक्सप्लेन कर पा रहा था मैं, तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो प्लेट है ना गाइस, ये इसका मास्टर है, ये जो प्लेट है, ठीक है। ये जो प्लेट है ये पीसीबी बोर्ड, ये कंप्यूटर ही है इसका, ठीक है। इनमें 2 आईसी लगे हुए हैं, ठीक है। अब दिखाने की कोशिश करता हूँ यार, इनमें जगह कम है। एक तो देखो ये आईसी लगा हुआ है, ये यहाँ पे आईसी लगा हुआ है। मैं स्क्रू ड्राइवर से पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना ये वाला आईसी। ये वाला जो आईसी है ना, इसका नंबर मैं बताता हूँ आपको। इसका गाइस नंबर है, पहले तो यार कहाँ गया स्क्रू ड्राइवर, ये रहा। तो गाइस एक्चुअली ना कंपोनेंट्स बहुत है यार, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ, मैं बेस्ट दे रहा हूँ अपना, कि आपको अच्छी तरह समझ लगे। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं, देखो मैं चलो शर्मा रहा था कि आप, चलो दिखाई देते हैं। ये देखो मैंने ये सब कुछ आपके लिए बना के रखा था, नोट किया था, ठीक है। और पीछे भी ये बना रहा था, पूरा एक दिन मैंने इस पर रिसर्च की हुई है, ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा, ठीक है। तो पर्चा इसलिए दिखा रहा था कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बाय द वे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो आईसी है ना, इसका नंबर है LM1117 आईसी। पास से दिखाता हूँ, ये देखो LM1117 आईसी इसको कहते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेशन का भी काम करता है, ठीक है। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास ये इन्वर्टर है, आपने देखा होगा कि फ़ैन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, फिर जब लोड पड़ता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका काम ये है वोल्टेज रेगुलेट करना 1.25 वोल्ट से लेके ये 13.8 वोल्ट तक, यानी कि लगा लो 1.30 वोल्ट से लेके 14 वोल्ट तक ये यानी कि वोल्टेज रेगुलेट करता है। और फ़ैन को वोल्टेज यही देता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, और मैं उसका भी दिखाता हूँ कैसे बढ़ता है वो, ठीक है। तो ये फ़ैन को सिग्नल देता है, वोल्टेज देता है, भाई अब तेरा काम आ गया, अब तू पूरी तरह घूम जा, अब तेज़ घूम तू, ठीक है। और उसके बाद गाइस इस पीसीबी बोर्ड में ना टोटल 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। और जो ये जो 4 है ना, ये नीचे वाले जो 4 कैपेसिटर, जगह भी नहीं है यार, पता नहीं दिख रहा होगा। ये जो 4 कैपेसिटर है ना यहाँ पे जो है, ये 10 यू हैव 50 वोल्ट पे है, 10 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। और जो ये वाला कैपेसिटर है ये ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये 100 यू हैव 16 वोल्ट का है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, ये लगा हुआ है, कर ले फोकस, हाँ अब दिखा रहा है, कैमरा बहुत अच्छा है ना इसलिए तो बाकी एसएमडी डिवाइसेस भी हैं इसमें, ठीक है। मैंने पहले बताया था, लेकिन जेनर डाइड भी आता है इसमें, ठीक है। और जेनर डाइड भी है, एसएमडी डाइड भी है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए। फिर रेसिस्टर भी यहाँ पे है, पास से दिखाते हैं। और एसएमडी कैपेसिटर भी यहाँ पे है, बहुत नंबर में है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये स्मार्ट चिप है, ठीक है। और ये बज़र जो पी करता है ना जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यही बज़र बज करता है। तो इन सब का मास्टर जो है ना, जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो सेंस करता है, ठीक है।
और गेट कह सकते हैं, तो वो ये चिप है, ठीक है। ये वाली मॉड्यूलर चिप है। दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, तो तारे इसको निकाल ही देते हैं, ठीक है। ये वाला है वो आईसी, ये देखिए, ये वाला आईसी, ये इसका कंप्यूटर है, ठीक है। इनमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक काम मैं आपको सिंपली बताता हूँ, वैसे अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे ये लाखों में समझ लो सर्किट तैयार हो रहा है लाखों में, तो फिर इंजीनियर ने ये चिप्स डिज़ाइन की थी, तो ऑल इन वन कह सकते हो, मिलियन इन वन कह सकते हो। तो ये इनका कंप्यूटर है, तो ठीक है, यही सबको सेंस करता है, देता है कि कितना वोल्टेज इनपुट है, कितना वोल्टेज ओवर हो रहा है, लोड ओवर हो रहा है, लोड ओवर वोल्टेज हो रहा है, यानी कि समझ रहे हो ना आपकी, सब कुछ यही सेंस करता है। जैसे मैंने इसके छोटे भाई में भी दिखाया था, तो ये इनकी मेन चिप है। तो और ये चिप के बेस पे ही ये इतना स्मार्ट इन्वर्टर बना है ये, ठीक है ना। एंड बस इसमें इतना ही था। और अगर बाय द वे ये चिप ख़राब होती है, तो इनमें इस चिप में कोई फॉल्ट आता है ना, तो फिर इन्वर्टर ख़राब होगा। वैसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा ये, मेरे कहने का मतलब है, बाय द वे अगर कहीं होता है कुछ तो रिपेयर हो जाएगा। वैसे ये ऐसी बात नहीं है, दुनिया में करने को क्या नहीं होता। ये ख़राब होता है ना सर्किट, तो इसके भी ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाला, ठीक है। ये ख़राब कैसे होगा, वही थ्योरी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि अगर एक बंदा रेत की बोरी एक दो उठा सकता है, समझ लो दो उठा सकता है, उनको एकदम हम सडनली कहेंगे नहीं अब तो दो की जगह 8 उठा, तो फिर मरना ही है उसने। तो ऐसे ही, यानी कि इसका कंटिन्यूस पावर 500 वॉट है, पीक पावर इसका 1000 वॉट है। अगर 2000 वॉट डाल देंगे तो फिर ही ख़राब होएगा सर्किट ये। वैसे तो ख़राब होने नहीं देगी ये जो स्मार्ट चिप, इतनी मतलब कि अच्छी चिप होती है, इतनी अच्छा कंप्यूटर लगा है इसमें, वैसे ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं। हालांकि अगर इसको यूज़ करते रहेंगे तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, तो फिर हो सकता है, बुरे वक्त का क्या पता, टेक्नोलॉजी फेल है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ रह गई, ठीक है। इसको कहते हैं एस्टन ग्लास कार्टेज फ्यूज, ठीक है। ये एसी फ्यूज है, ठीक है। 5 mm के डायामीटर में ये फ्यूज आता है, ठीक है। तो गाइस यही सब कुछ इसमें था। अब थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रास में जो रखा है मैंने वो कवर करते हैं। बहुत आपके व्यूअर्स के मन में विचार आया होगा कि ये वायर्स क्यों होती है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी डायोड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, या रेसिस्टर लगाएंगे, तो डायोड क्या करता है, डायोड रेक्टिफाई करता है, रेसिस्टर जो है रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन इधर ज़रूरत नहीं था, जिस प्रकार का सर्किट तैयार हुआ है ना, तो यहाँ पे रेसिस्टर की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल स्विच का होता है, तो यहाँ पे स्विच भी नहीं इन्होंने लगाया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, रेसिस्टर की भी ज़रूरत नहीं थी। और ये एक्स्ट्रा जगह है वैसे, तो इनकी जगह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सिंपल वायर यूज़ की हुई है, ठीक है। वायर क्या होती है, वायर कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो फिर इन्होंने वायर यूज़ की हुई है। तो और वैसे भी बहुत जगह है ऐसे, जैसे यार 10 के रजिस्टर भी लगा सकते हो, 4.7 के रजिस्टर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे देखो 100 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर लगाई हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको और मॉडिफाई करना है ना, ये सर्किट को हम कर सकते हैं हाई एंड कंपोनेंट्स लगा के, ठीक है ना। लेकिन ये जैसा बना है ये भी कम नहीं है, तो इतना कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब ये जो है, ये बैटरी एलईडी के लिए लगाया था, यहाँ पे लगाया हुआ है। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो में वोल्ट मीटर देख रहे थे ना, तो यहाँ से ही मैंने लगाया था, तो कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे ही पता लगता है कि कितना बढ़िया सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे तो कोई ऑप्शन देता नहीं वैसे, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का ये इन्वर्टर का सर्किट है, तो इसलिए ऐसा इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस पर जो ये जैक आप देख रहे हैं ना, ये इसको प्रोग्राम करने के लिए है, ठीक है। अगर इसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो एड्रीनो बोर्ड के साथ हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसकी, इसलिए ये दिया हुआ है। यानी कि यार ऑप्शनल है ये, तो कंपनी ने बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं इस पर, तो बहुत अच्छी बात है यार ये। तो देखो, मैं तो
इसके साथ जो स्टडी किया है, टेस्ट किया है, तो मैंने तो देख के ही बोलता हूँ, चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बोलता हूँ भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इस इन्वर्टर को, आंखें बंद करके भाई ये आप इसको ख़रीद लो। ख़रीदने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि गलती कर ली, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। कहीं नहीं जाने वाला यार ये, अगर इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको यूज़ करें, ठीक है ना। जितना केपेबल है, अगर इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको यूज़ करें तो कहीं नहीं जाएगा यार, ये ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी, मैं इतना बता सकता हूँ। बाकी हर एक चीज़ का लाइफ स्पैन है, ये नहीं भी चलता ही रहेगा, बुरे वक्त का भी कोई पता नहीं होता। चलो बाय द वे गाइस, कंपोनेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आती है बारी टेम्परेचर्स की। तो वीडियो में आपने देखा था कि जो ये मॉसफेट है ना, ये 109 डिग्री तक चला गया था, ठीक है। बाकी भी जो थे कोई 50 डिग्री तक, कोई 70 डिग्री तक था। तो वो वोल्टेज के हिसाब से, लोड के हिसाब से इनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मैंने उसमें भी बोला था वीडियो में, थर्मल पेस्ट मैंने लगाया था, फिर टेस्ट किया था क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग ना हो। एंड बाकी देखो रेसिस्टर जो होते हैं ना, रेसिस्टर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। भले ही जितना मर्जी पावरफुल रेसिस्टर लगा लो, वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा वो। लेकिन मॉसफेट जो होते हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर सह लेते हैं, इसके लिए ही ये यूज़ होते हैं, ताकि एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर सह लें और अपना काम बखूबी करें। तो उसके बाद ये जो सेंटर टैपेड ट्रांसफार्मर था ना, ये 42 डिग्री टू 45 डिग्री तक गया था। और जो बोर्ड का टेम्परेचर मैंने चेक किया था, ये भी 42 डिग्री तक चेक किया था। तो इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा। हाँ, गर्मियों में थोड़े सिनेरियो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन फ़ैन अपना काम बखूबी करता है। जब टेम्परेचर राइज़ हो जाते हैं ना, तो ये जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ये सेंस कर लेता है भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हालांकि सेंसर नहीं है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की हुई है। जब इतना लोड या इतना वोल्टेज इंक्रीज़ होगा ना, तो ये कमांडिंग देनी शुरू कर देता है। और फिर जो ये चिप लगी है 117 नंबर वाली यहाँ पे, ठीक है ना, LM1117 वाली जो चिप है, ये वोल्टेज रेगुलेट करना शुरू कर देती है। यानी कि यार मेन काम इसका ही है, ये सिग्नल देगा ना, ये वाला, ये चिप सिग्नल देगी तो ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है बोर्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, तो गाइस अब इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। लेकिन असेंबल करने से पहले मैं इसके छोटे भाई के साथ इसका सर्किट जो है वो कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ आपको। तो गाइस, थर्मल थ्रॉटलिंग और या फिर हीटिंग कह लो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एंड किस प्रकार के मॉसफेट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके छोटे भाई को खोल दिया है, ठीक है। इसका उसका सर्किट है। लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब वीडियो में टेम्परेचर्स बढ़ रहे थे ना, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ रहे थे तो आपने देखा था ये 109 डिग्री तक पहुंच गया था, ठीक है। और अलग अलग टेम्परेचर से सबके, और जैसे जैसे लोड डलता है वैसे वैसे ये हीटअप होते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है कि ये देखो, ये आपको ऐसे लगेगा कि ये पट्टी सी है, लेकिन गाइस ये थर्मल पैड है, ठीक है। इन्हें थर्मल पैड कहते हैं, ठीक है। जो पीसी इंथ्यूजियास्ट होते हैं उनको पता होगा ये बात, ये थर्मल पैड है, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये थर्मल पैड क्यों लगाए हुए हैं, इसमें तो है नहीं थर्मल पैड, ये वाले सर्किट में तो है नहीं थर्मल पैड। एक्चुअली में बात क्या है, आपको ऐसे समझाता हूँ मैं। इनके जो मॉसफेट है ना, ये देखो यहाँ से प्लेन है, ये देखो, यानी कि प्लास्टिक वाले कह सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक होते नहीं है। यहाँ से पॉलिश सरफेस है, ब्लैक है, ठीक है ना। ये तो ऐसे नहीं है अर्थिंग वाले, ठीक है ना। तो ये बॉडी के साथ जब टच होते हैं ना, तो ये अर्थिंग नहीं करते, स्पार्क पैदा नहीं करते, ठीक है, अर्थ नहीं करते जिससे सर्किट ख़राब हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, सर्किट बड़ा है, उसके लिए कंपनी ने जो है ना ऐसे वाले मॉसफेट यूज़ किए हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये जब बॉडी से टच करेंगे, इनफैक्ट मेरे से एक वायर भी जो टच हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ ये ख़राब नहीं हुआ सर्किट। एक्चुअली मैंने बैटरी से यहाँ से वायर निकाले थे दो, तो मैं उनको टाई कर रहा था वायर को, तो एक वायर यहाँ पे टच हो गई, ठीक है।
लेकिन टिक सी आवाज़ आई, लेकिन ख़राब नहीं हुआ सर्किट। तो ये अर्थिंग कर लेते हैं, समझ रहा हूँ ना, समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बॉडी के साथ जब टच होंगे तो ये स्पार्किंग पैदा करेंगे, अर्थिंग पैदा करेंगे, जिससे सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इंटेलिजेंट तरीका निकाला है इसका कि हीट भी एक ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये थर्मल पैड लगाए हैं इन्होंने, और इसके ऊपर ये लगाया हुआ है थर्मल पेस्ट, ठीक है। आप ये सीपीयू में लगता है क्योंकि उधर भी थर्मल थ्रॉटलिंग होती है, बहुत हाई तक टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है। तो ये थर्मल पैड लगाए हुए हैं, यहाँ पे बड़ा वाला है, ठीक है, ये बड़ा वाला है, और थर्मल पेस्ट लगी हुई है इन पे, ठीक है। एंड ये बॉडी भी एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बॉडी है, और ये पूरी बॉडी ही हीट सिंक का काम करती है, ठीक है। हीट सिंक के लिए इसको यूज़ कर दिया, और थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए थर्मल पैड और थर्मल पेस्ट यूज़ कर लिया। तो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है ये। और ये देख लीजिए, इनको कंपेयर करता हूँ मैं अब, ये आपके सामने है, देखो कितना फ़र्क है सर्किट में, ये देखिए, बाप रे ऑफ कोर्स वोल्टेज ज़्यादा है तो सर्किट भी बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो 1.5 निकल जाए, नहीं, हाँ 1.5-2 तो निकल ही जाएंगे आराम से लेकिन फिर भी ये सर्किट इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक था समझाने का। तो एज ऑफ कोर्स की थर्मल पैड और हीट सिंक बढ़िया मटेरियल यूज़ करना, थर्मल पेस्ट यूज़ करना तो लाजमी है, क्योंकि जितना बड़ा सर्किट होगा, जितने हाई एंड कंपोनेंट लगेंगे, उतनी ही हीट जनरेट करेंगे वो। तो सर्किट को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए इतना कुछ इन्होंने यूज़ किया है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इससे पता लगता है कि ये चीज़ कितना कैपेबल है, क्योंकि यार देखो, आप देख रहे हो ना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी सब बढ़िया है। अब मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी देख ही रहे हो, इसमें सब अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं। और देखो, मेरी कोई चैनल मोनेटाइज तो है नहीं जहाँ मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, जितना बढ़िया बढ़िया कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी एंड में इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेटल का प्लेट मिल जाएगा, ठीक है, 2 टर्मिनल देखने को मिल जाएंगे, डीसी फैन मिल जाएगा देखने को, जो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है, और काफ़ी क्वालिटी अच्छी है इसकी, ठीक है, काफ़ी थिक फ़ैन है और बहुत हाई स्पीड पे घूमता है। उसके बाद ये जो प्लेट है ना, ये यहाँ पे आपको देख रहे हो 2 पावर एलईडीज मिल जाएंगी, फॉल्ट वाली और यहाँ पे पावर वाली मिलती हैं। यूएसबी सॉकेट मिल जाती है, 220 वोल्ट एसी आउटपुट वाली सॉकेट मिल जाती है, स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, और ये मेटल है। और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर मिलते हैं ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बैटरी एलईडी, ठीक है ना। और ये जो सॉकेट है वो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, और जो फ़ैन की जो वायर है वो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो मैंने चिप का नंबर इंक्लूड किया है LM1117, वो फिर इसको कंट्रोल करता है और स्पीड कम ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम इस इन्वर्टर को दोबारा से असेंबल करेंगे। तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि बीवेयर, ध्यान रखें, अगर आपने किसी वजह से इस इन्वर्टर को डिसमेंटल किया है तो फिट करने के वक्त थर्मल पेस्ट ज़रूर लगाइए। यहाँ पे भी ज़रूर लगाना, ध्यान रखना है भी जब मॉसफेट आप फिट करोगे ना, तो ये बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए, थर्मल पैड पे पूरे कवर हो जाएंगे। अगर मॉसफेट टच होगा है बॉडी के साथ तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सर्किट ख़राब हो सकता है। वैसे हो जाएगा, क्योंकि फिर अर्थिंग हो जाएगी तो सब सर्किट उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा, ऐसे इसको सपोज कर लो हमने इसको फिट कर दिया है, तो ये ऐसे पूरा कवर करना चाहिए, ठीक है, फटा नहीं होना चाहिए बस। तो थर्मल पैड मैंने क्लीन कर लिया है वैसे। और गाइस, मैं ये असेंबल करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसा कोई सर्किट जिसमें थर्मल थ्रॉटलिंग होती है, थर्मल पेस्ट लगती है, तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और थर्मल पेस्ट ज़रूर लगाएं इन मॉसफेट पे के ऊपर भी, और जहाँ पे थर्मल पैड लगे हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे मॉसफेट ने प्लेस होना है।
तो ये वो ब्रैकेट्स थी, ठीक है, जिससे मॉसफेट को हम इसकी बॉडी के साथ टाई अप करेंगे, ठीक है। ये 2 हैं। ये एलईडी की अलाइनमेंट रह गई थी यार, ये देखो टेढ़े हुए हैं। तो गाइस, मोर स्टफ इज़ ऑन द वे, मिस मत करना प्लीज़। अगली वीडियो जो आने वाली हैं तो बहुत अच्छी रहने वाली हैं वो। तो इस वीडियो में इतना था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ करना चाहते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी इनके कंपोनेंट्स के डिस्क्रिप्शन में होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं एक ना आपसे राज की बात पूछना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर कब बढ़ा रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।